हर बार जो है वो सुखविंदर सुराण भादरा विधानसभा में अपने मामा के लिए यहाँ हनुमान बनकर आते हैं। इस बार की आपकी कैसी तैयारी है और जैसे-जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? किसी भी दुकान पे सामान लेने के लिए आप जाएंगे तो वहां पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये भादरा की विधानसभा ने ये तय कर लिया कि बिके हुए माल को हम वापस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अशोक गहलोत के साथ कोई राजी खुशी नहीं हुए, कोई सरकार अच्छी चले या क्षेत्र में अच्छे काम हो इसलिए नहीं हुए। अशोक गहलोत के साथ इनकी जो फंडिंग हुई उसकी चर्चा जन जन की जबान के ऊपर है। लेकिन बलवान पुनिया की बात करूं, यहाँ से मौजूदा विधायक है, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर 40,000 से कम की मेरी जीत होती है तो मैं उसको बेइज्जती मानूंगा। तो ये बेइज्जती तो उनकी होनी तय है। और मैं तो ये कहता हूँ 40,000 वो अब अपनी हार का अंतर कितना रखेंगे वो देखना है। तो आप उसी प्रकार से अगर वो 40,000 की जीत से कम को बेइज्जती मानते हैं तो इससे ज्यादा की हार जो होगी वो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी उससे मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। यहाँ के लोग इंतजार में थे कि कब हमें मौका मिले और कब ऐसे लुटेरे गिरोह को चलाने वाले व्यक्ति को हम सबक सिखाने का काम करें। तो निसंदेह उनका ये बड़बोलापन, उनका ये घमंड, ये भादरा विधानसभा जनता इस बार उतारने का काम करेगी। हरियाणा में आप लोग गठबंधन सरकार चला रहे हैं और जेजेपी से आपका खास नाता है, क्योंकि 2019 के चुनाव की बात करें तो आपके सामने नैना सिंह चौटाला वो जीत कर आई। हालांकि जिनके खिलाफ आज आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बलवान पुनिया, वो भी वहां उनकी मदद के लिए और आपके खिलाफत के लिए गए थे। लेकिन जो मेरा सवाल है, जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, या फिर हरियाणा के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोल के बरगलाया और अपने वोट लिए, फिर सरकार में कहीं न कहीं साझेदारी की। आप कैसे देखते हैं राजस्थान में उनको चुनाव लड़ने को? जो आपने कहा कि यहाँ के विधायक भी उस चुनाव में 2019 के चुनाव में वहां ये समझौते के साथ आपस में काम कर रहे थे। 2019 में जो उनको करना था उन्होंने किया। 2023 में यहाँ हिसाब किताब बलवान पूनिया का होगा, 2024 में बारडा में देखेंगे। जब मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूँ, तो कांग्रेस के नेता कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी वहां सरकार बनी, ऐसे हम राजस्थान में फिर बनाएंगे। अगर आप राजस्थान में प्रति हेक्टेयर की अगर आप बाजरे की कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई अगर उसको करके देखेंगे, क्योंकि 8 क्विंटल की एक औसत प्रति एकड़ में हम मान के चलते हैं, कई जगह यहाँ बाजरा ज्यादा भी हो जाता है। अगर उससे देखेंगे तो इन 5 वर्षों में राजस्थान के किसान का 20,000 करोड़ रुपया अशोक गहलोत जी ने डकारने का काम किया गया है। बिंदास हरियाणा की जो चुनावी यात्रा है वो लगातार राजस्थान के अलग अलग विधानसभाओं में आपको जाकर दिखा रहे हैं, और इस वक्त हम भादरा विधानसभा में हैं। और जो मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भादरा से जो बीजेपी के उम्मीदवार है संजीव बेनीवाल, उनके ये रिश्ते में भांजे लगते हैं। और अगर हरियाणा के लिहाज से देखें तो हरियाणा की जो बारडा विधानसभा है उसका ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां से पूर्व विधायक है सुखविंदर सुराण जी। तो सुराण साहब, ये आपके लिए कोई पहला चुनाव नहीं है और ना ही संजीव जी के लिए पहला चुनाव। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और शायद अगर मैं ठीक हूं तो ये छठा उनका चुनाव है। हम रामायण की बात करें, उस काल की बात करें, तो हर बार जो है वो सुखविंदर सुराण भादरा में जो है, भादरा विधानसभा में अपने मामा के लिए यहाँ हनुमान बनकर आते हैं। इस बार की आपकी कैसी तैयारी है और जैसे-जैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, ये रिश्ता है और मामा में 2 बार माँ आती है तो रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत रहता है। और मेरा आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई पार्टी के नाते से चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। और यहाँ तो भाजपा परिवार भी और व्यक्तिगत भी पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए मेरा आना लाजमी है। पूर्व के चुनाव में और इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। पहले के चुनाव में यहाँ जितने कैंडिडेट होते थे, सबका तो नहीं लेकिन 2 लोगों की आपस में तुलना जरूर होती थी और वो टक्कर होती थी। बेशक से जब नतीजा आए वो चाहे 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का हो, लेकिन आखिर तक ऐसा प्रतीत होता था कि वो टक्कर में है। लेकिन पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ टक्कर ही नहीं मानते लोग, यहाँ एक तरफा चुनाव। और जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, जैसे लोग इंतजार कर रहे थे उस पल का, और हजारों हजारों का हुजूम उनको लेने के लिए, उनके सम्मान में
और उनको आशीर्वाद देने के लिए जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर से उनको लेके आया, मैं उस दिन भी साथ था। और जिस प्रकार से बाजार के अंदर वो यात्रा निकली, वो बहुत ही भावनात्मक क्षण था जब एक एक व्यापारी साथी जो हैं वो उस यात्रा में अपने आप को शामिल करना चाहते थे। तो इस प्रकार का माहौल मैंने इस भादरा विधानसभा में किसी भी पहले के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट के प्रति, मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रति, लेकिन और भी जो कैंडिडेट होते थे चुनाव हम देखते हैं तो उनका भी पता लगता है, किसी के प्रति इस प्रकार का माहौल नहीं देखा जो इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों ने तय कर लिया कि हमने कुशासन का, भ्रष्ट तंत्र का अंत करना है और पूरी तरह से एक तरफा इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संजीव बेनीवाल को हमने जिता के भादरा की विधानसभा की जीत, सबसे बड़ी जीत दर्ज हो इस राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर, इस प्रकार के माहौल के अंदर हमने चुनाव को लड़ना है। शरण साहब, जहां आप कहीं न कहीं जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं और ये भी कह रहे हैं कि दूर-दूर तक उनके साथ कोई टक्कर भी नहीं है, लेकिन बलवान पूनिया की बात करूं, यहाँ से मौजूदा विधायक है, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर 40,000 से कम की मेरी जीत होती है तो मैं उसको बेइज्जती मानूंगा। तो ये बेइज्जती तो उनकी होनी तय है और मैं तो ये कहता हूँ 40,000 वो अब अपनी हार का अंतर कितना रखेंगे वो देखना है। तो आप उसी प्रकार से अगर वो 40,000 की जीत से कम को बेइज्जती मानते हैं तो इससे ज्यादा की हार जो होगी वो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी उससे मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो अगर बलवान पूर्णिया जी मिले तो उनको ये कह दीजिएगा, आप कैलकुलेशन बना के रखिएगा, 3 दिसंबर को आप शायद बताने के लिए लोगों के बीच में नहीं आएंगे, परंतु उस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे आपकी बेइज्जती कितने गुना से हम मल्टीप्लाई करें फिर। क्योंकि साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर भादरा खासकर विधानसभा की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, कि मैंने बहुत सारे किसानों को बीमा दिलाया है, वो गलियां बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, बहुत सारे काम वो गिनाते हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो फिर से, क्योंकि वो अशोक गहलोत के बिल्कुल साथ रहे, उन्होंने समर्थन दिया कि बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं, और जो पहले जीतते रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भादरा की अनदेखी की है, और मेरे जो विकास कार्यों को देखकर फिर से मुझे भादरा की जनता फिर जिताएगी। किसी भी दुकान पे सामान लेने के लिए आप जाएंगे तो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये भादरा की विधानसभा ने ये तय कर लिया कि बिके हुए माल को हम वापस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अशोक गहलोत के साथ कोई राजी खुशी नहीं हुए, कोई सरकार अच्छी चले या क्षेत्र में अच्छे काम हो इसलिए नहीं हुए। अशोक गहलोत के साथ इनकी जो फंडिंग हुई उसकी चर्चा जन जन की जबान के ऊपर है। रही दूसरी कि यहाँ पैसा, इसने अपने घर से पैसा नहीं दिलवाया। अगर ये इतना ही था तो यहाँ के लोगों से जो चंदे के नाम पे लूटने का काम किया, यहाँ जितने कर्मचारी हैं आप अगर उनसे भी व्यक्तिगत बात करके देखें, शायद वो ऑफिशियली आपके सामने वीडियो कैमरा पे नहीं आए, आप उन कर्मचारियों से पूछ के देखिए कि कैसे दबा के उनसे हफ्ता लेने का इन्होंने काम किया, कैसे यहाँ के व्यापारियों के अंदर भय का माहौल पैदा करने का काम किया, कैसे लूट की दुकान भ्रष्ट तंत्र चलाने का काम किया। और यहाँ के लोगों ने इंतजार किया है, 5 सालों से इंतजार किया है कि कब आचार संहिता लगे, और जिस दिन आचार संहिता लगती है उसी दौरान उसके राइट हैंड जो लोग हैं उनकी नकली तेल की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है। यहाँ पे स्मगलिंग के जो मामला है उसके ऊपर यहाँ के प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, और जितने भी इस तरह के मामले हैं सब मामले सीधे तौर से हालिया विधायक बलवान पूनिया जी से जुड़े हुए। तो यहाँ के लोग इंतजार में थे कि कब हमें मौका मिले और कब ऐसे लुटेरे गिरोह को चलाने वाले व्यक्ति को हम सबक सिखाने का काम करें। तो निसंदेह उनका ये बड़बोलापन, उनका ये घमंड, ये भादरा विधानसभा जनता इस बार उतारने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस लगातार, हम लास्ट के टाइम की बात करें, चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी नई नई योजनाएं लागू कर दी, कहीं ना कहीं उसको हम रेवड़ी कल्चर भी कह सकते हैं। दिल्ली में इस तरह की बात आमतौर पर होती है, क्योंकि कर्नाटका में हमने वो चीज़ देखी, हिमाचल में वो चीज़ देखी। और जब मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूँ तो कांग्रेस के नेता कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी वहाँ सरकार बनी ऐसे हम राजस्थान में फिर बनाएंगे। हिमाचल में उनकी सरकार नहीं थी, कर्नाटक में उनकी सरकार नहीं थी, चुनाव के बाद सरकार बदली गई है, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। यहाँ भी उसी प्रकार का ट्रेंड है कि कांग्रेस सरकार यहाँ पे हालिया है और अब उसको बदलने का लोगों ने मन बना लिया। तो आप वहाँ की और यहाँ की परिस्थितियों से आपस में संबंध नहीं जोड़ सकते। यहाँ अशोक गहलोत जी की कुर्सी पूरी तरह खिसक चुकी है। जिस प्रकार इस राजस्थान के अंदर बहन बेटियों की अस्मत को लूटने का काम किया गया,
जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक के सैकड़ों मामले आए, जिस प्रकार यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नाम अपने चहेतों को सीधे तौर पे रोजगार देने के मामले आए, जिस प्रकार से यहाँ किसान को लाभ देने की बजाय किसान के बीमे को लूटने का काम किया गया, जिस प्रकार से यहाँ के किसान का जो बाजरे की फसल है जिसका केंद्र की सरकार एमएसपी 2,500 रुपये देने का काम करती है और हरियाणा प्रदेश की सरकार जो 2,500 रुपये पे एक एक दाने बाजरे को, और जहां बाजरा नहीं खरीद पाती वहां भावांतर देने का लगातार काम करती है। अगर आप राजस्थान में प्रति हेक्टेयर की अगर आप बाजरे की कैलकुलेशन निकाल के देखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई अगर उसको करके देखेंगे, क्योंकि 8 क्विंटल की एक औसत प्रति एकड़ में हम मान के चलते हैं, कई जगह यहाँ बाजरा ज्यादा भी हो जाता है। अगर उससे देखेंगे तो इन 5 वर्षों में राजस्थान के किसान का 20,000 करोड़ रुपया अशोक गहलोत जी ने डकारने का काम किया गया है। मैं सीधे तौर पे ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों ने ये मन बना लिया कि हम कांग्रेस के कुशासन से, भ्रष्ट तंत्र से पूरी तरह छुटकारा पाने का काम करें, और उसी अशोक गहलोत जी के उनकी छत्र छाया में यहाँ के स्थानीय विधायक बलवान पूनिया जी ने जिस प्रकार का कोहराम मचाने का और जिस प्रकार से यहाँ की जनता की पीठ के ऊपर हथौड़ा चलाने का जो काम किया है, यहाँ की जनता ने भी तय कर लिया कि प्रदेश में से कांग्रेस को हटाना और यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं, जो कॉमरेड हैं, उनका यहाँ से पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करना ये मन बना चुकी है। और अब इसमें ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना किसी तीसरे व्यक्ति के कहने से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये ही नतीजा आपको 3 दिसंबर को इस राजस्थान प्रदेश में भादरा विधानसभा में देखने को मिलेगा। जी शरण साहब, एक मेरा सवाल जेजेपी से जुड़ा है, क्योंकि हरियाणा में आप लोग गठबंधन सरकार चला रहे हैं और जेजेपी से आपका खास नाता है, क्योंकि 2019 के चुनाव की बात करें तो आपके सामने नैना सिंह चौटाला वो जीत कर आई। हालांकि जिनके खिलाफ आज आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बलवान पूनिया, वो भी वहाँ उनकी मदद के लिए और आपके खिलाफत के लिए गए थे। लेकिन जो मेरा सवाल है, जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, या फिर हरियाणा के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोल के बरगलाया और अपने वोट लिए, फिर सरकार में कहीं न कहीं साझेदारी की, आप कैसे देखते हैं राजस्थान में उनको चुनाव लड़ने को? देखिए, बाकी तो उनका अपना काम है, उनकी अपनी पार्टी है, बेशक से वो हमारी सरकार के अंदर सहयोगी के तौर पे काम कर रही है, परंतु जो आपने कहा कि यहाँ के विधायक भी उस चुनाव में 2019 के चुनाव में वहाँ ये समझौते के साथ आपस में काम कर रहे थे। 2019 में जो उनको करना था उन्होंने किया, 2023 में यहाँ हिसाब किताब बलवान पूनिया का होगा, 2024 में बारडा में देखेंगे। बिल्कुल, तो ये आप समझने वाले सब समझ गए हैं। वैसे भी सुराण साहब हमेशा जब भी बात करते हैं बड़ी बेबाकी से करते हैं, क्योंकि 2019 का वो चुनाव आप सबको याद होगा, और जो यहाँ जब चुनाव हुए थे राजस्थान में वो भी आप सबको याद है। तो इनके जो मामा जी है संजीव बेनीवाल, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। और अगर मैं भादरा की बात करूं तो भादरा के अंदर जब पहली बार कमल खिला था तो संजीव बेनीवाल ने ही भादरा में कमल खिलाने का कहीं न कहीं काम किया था। और फिर से जैसे यहाँ की लोगों की बात करें या फिर सुराण साहब की बात करें, कहीं न कहीं पूरी रूप से आश्वस्त है कि एक बार फिर से जो ये चुनाव है इसमें इनके मामा जी जो है वो विजयी होंगे। बाकी आपको क्या लगता है? लगातार हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी सारी की सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।